जी, देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब, वाम से डीएस को और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज इस सेक्टर की समीक्षा बैठक में हमारे बीच में जो मौजूद हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय प्रदीप जाटव साहब, पूर्व विधायक, प्रभारी मुख्य कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल, माननीय मनोज जाटव जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल, माननीय विजय सिंह बाबू जी, प्रभारी मेरठ मंडल, माननीय महेश प्रजापति जी, प्रभारी मेरठ मंडल, माननीय राम प्रसाद प्रधान जी, प्रभारी, माननीय अजीत पाल जी, पूर्व मंत्री, भाई पन्नालाल कश्यप जी, माननीय मदन प्रधान जी, माननीय बबली गुजर जी, विनोद प्रधान जी, ओमवीर गौतम जी, वीरेंद्र जाटव जी जिला अध्यक्ष, अजलम अंसूरी जी उपाध्यक्ष, नरेंद्र मोहित जी महासचिव, मुकुटलाल मदन जिला सचिव, पवन शर्मा जी कोषाध्यक्ष, धीर सिंह जी बीवीएफ संयोजक, साथियों, जिन साथियों का नाम इस सूची में लिखा था, इनका नाम मैंने पढ़ने का काम किया। बाकी और तमाम ऐसे हमारे चाहे मंडल जोन के कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिले के बीवीएफ वाम से बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, और चाहे विधानसभा के बीवीएफ वाम से बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, और चाहे सेक्टर बूथ कमेटी के लोग हों, यह तमाम ऐसे साथी यहाँ मौजूद हैं जो बिना पद के भी रात दिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय कांसी राम साहब की सोच विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मान्य बहन जी के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे भी सभी सम्मानित साथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, अभी मैंने मान्य बहन जी के निर्देशानुसार, क्योंकि मान्य बहन जी ने 30 दिसंबर को एक बैठक लखनऊ में बुलाने का काम किया था, उस बैठक में सभी सीनियर कोऑर्डिनेटर, सभी जिले के अध्यक्ष और सभी वाम सेल के अध्यक्ष ये बुलाए गए थे, जिनके बीच में मान्या बहन जी ने कहा है कि 17 जनवरी से आप लोग सेक्टर बूथ कमेटी का काम शुरू करेंगे, जिसमें हर सेक्टर में चाहे 9 बूथ का होगा, 10 बूथ का, 11 बूथ का, 12 बूथ का, ऐसे ही सेक्टर होता है। उस सेक्टर की बैठकें होगी और उसमें कोई ना कोई हमारा कोऑर्डिनेटर जा करके कैडर लेने का काम करेंगे और वहाँ की कमेटी को रिव्यू करेंगे। अगर पुरानी कमेटी सही है तब भी उसको सदस्य बना लेंगे, और अगर कमेटी में कोई व्यक्ति किसी कारण से काम करने में असमर्थता जताता है तो उसकी जगह दूसरे पदाधिकारी को तुरंत बना लिया जाएगा। आज वो काम यहाँ देखा गया कि जो भी यहाँ जिम्मेदार साथी हैं, चाहे जिला कमेटी के लोग, चाहे जोन के हमारे कोऑर्डिनेटर लोग, चाहे विधानसभा कमेटी के लोग, आप लोगों ने जो कमेटी यहाँ बनाई है और जो मैंने अभी हाजिरी लिया, ये निश्चित है कि आपकी हाजिरी पूरी तरह से 100% उपस्थिति लोगों की रही है, और इसके लिए मैं अपने सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस विषय के साथ यहाँ 48 सेक्टर है, जिसमें 16 की कमेटी दुरुस्त हुई है, ये बहुत कम है। इसको जल्द से जल्द पूरी कमेटी, माननीय विधायक जी ना हो, कुछ कोऑर्डिनेटर यहाँ बढ़वा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी कम कमेटियाँ बनी है और ये महानगर भी है। कुछ कोऑर्डिनेटर यहाँ बढ़ा करके और 2-3 कोऑर्डिनेटरों का लगातार डेली 2-3 जगह मीटिंगें हो सेक्टर की, एक जगह एक आदमी जाए, कि ताकि इनके चुनाव घोषित होने के पहले एक बढ़िया मजबूत कमेटी आपकी बन जाए। क्योंकि हम जितने लोग मंच पर बैठे हैं या नीचे भी जो सीनियर लोग हैं,
वोट वाले दिन हम लोग अपने ही बूथ पर रहेंगे। वोट के दिन अगर हमारी बूथ की कमेटी अच्छी नहीं बनी तो कोई भी चुनाव हो उसमें जीतने में हमको दिक्कत पड़ेगी। लेकिन अगर बूथ की कमेटी हमारी मजबूत बन गई, बूथ के खाली पदाधिकारी हमारे एक्टिव हो जाएं, तो कोई भी चुनाव आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे सम्मानित साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया और उस संविधान में 3 ऐसी धाराएं रही हैं जिनके लिए अकेले बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। पूरा संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन वो 3 धाराएं कौन सी थी? नंबर 1 चीज, इस देश में हमारी बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आप ले रहो, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो चाहे ब्राह्मण समाज की बहन बेटी हो, चाहे क्षत्रिय समाज की, चाहे वैश्य समाज की, चाहे पिछड़ा समाज की, चाहे SC/ST समाज की। अगर इस भारत देश में हमारी बहनों को, बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बदौलत। दूसरी चीज, वोट का अधिकार। इस देश में जितने लोग कमेटी में थे वो सारे लोगों की इच्छा थी कि वोट का अधिकार सबको ना दिया जाए। अकेले बाबा साहब की इच्छा थी कि वोट का अधिकार सबको दिया जाए। लेकिन जो बाबा साहब के अलावा लोग थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किया हो, जो बड़ी लगान जमा करता हो, जो बड़े काश्तकार हो। मेरे सम्मानित साथियों, जरा गौर करिएगा, जब पहले हमारे पुरखों को, पूर्वजों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था तो स्नातक शिक्षा कहां से होती? और अगर स्नातक शिक्षा के आधार पर वोट मिलता तो शायद यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी के भी हमारे पुरखों को, पूर्वजों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला होता। अगर सबको ये वोट देने का अधिकार मिला, चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गांव मोहल्ले के एक गरीब आदमी, अगर सबको वोट देने का अधिकार मिला तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बदौलत मिला। साथियों, तीसरी चीज, आरक्षण। आरक्षण भी इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि आरक्षण देश में दिया जाए। अकेले बाबा साहब ने संघर्ष किया। और बाबा साहब आरक्षण दिलाना किसको चाहते थे? जरा इस पे गौर करिएगा। इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी इस देश के में पूरा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, और दूसरी गुलामी थी इस देश के बड़े बड़े राजा रजवाड़ों की। राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? वो एक जाति विशेष के लोग नहीं करते थे। इस देश में रहने वाले जितने लोग भी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, वो दोहरी गुलामी करते थे। बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी करते थे। इसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की मंशा थी कि इस देश में उन लोगों को आरक्षण दे दिया जाए। तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने तो आरक्षण खाली SC/ST को दे दिया। ये गलत है, उनकी नासमझी है। बाबा साहब ने आरक्षण देने के लिए जो साइमन कमीशन मंगाया, सर्वे कराने के लिए मंगाया, तो किसका सर्वे करा रहे थे? इस देश में जितने लोग भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे उनका सर्वे करा रहे थे। और जब साइमन कमीशन इस देश में आया है तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे वो लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। लेकिन धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अकेले लड़ करके, संघर्ष करके साइमन कमीशन इस भारत देश में मंगाने का काम किए। और उस साइमन कमीशन दिन भर सर्वे करता था, दिन भर सर्वे करता था,
और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी दिन भर साथ में सर्वे कराने जाते थे और रात में कहाँ जाते थे? उन्हीं पिछड़ों के मोहल्ले में, उन्हीं के वार्ड में, उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के गांव में जाते थे और समझाने का काम करते थे कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन के लोग आएंगे, आप भी अपनी सच्चाई बता देना ताकि आपका नाम भी सूची में दर्ज हो जाए। लेकिन साथियों, जैसे बाबा साहब निकल करके उस मोहल्ले से, उस गांव से वापस आते थे, तैसे जो लोग इस देश में आपके दुश्मन थे, आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे लोग भी उस गांव में पहुंच जाते थे और जाकर के क्या कहते थे कि क्या बाबा साहब आए थे? लोग कहते थे हाँ आए तो थे। बाबा साहब क्या बता के गए हैं? बाबा साहब बता के गए हैं कि कल आपके गांव में साइमन कमीशन के लोग आएंगे तो सूची में अपना नाम दर्ज करा देना। तो वो लोग मालूम क्या कहते थे कि अगर बाबा साहब की बात को आप लोगों ने मान लिया तो आप तो SC ST में हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, समथल एरिया के लोग, उन बच्चों को थोड़ा शांत करा दो कोई, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, समथल एरिया के लोगों का नाम अनुसूचित जाति में शामिल हो गया। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, समथल एरिया के लोगों का नाम जो दर्ज हुआ वो अनुसूचित जाति में दर्ज हुआ और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग रहे उनका अनुसूचित जनजाति में नाम शामिल हुआ, यानी SC और ST का आरक्षण मिल गया। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को मान लिया, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। वही आज हैं OBC, जाट, गुजर, पाल, बघेल, यादव, कुर्मी, पटेल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लहरहार, कुम्हार, ये जो भी OBC की जातियां में आती हैं, ये मेरे साथियों, ये उस वक्त अगर बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज इनको SC में शामिल होने के लिए डेली धरना प्रदर्शन नहीं करना था। लेकिन धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उन्होंने सोचा कि चलिए ये पिछड़ी जाति के जो लोग बचे, बड़ी कोशिश के बाद जो बचे हैं, तो फिर से इनका बाद में जब इस देश में हुकूमतें चलेंगी तो सर्वे करा करके फिर इनको आरक्षण दे दिया जाएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दिया और वोट कब पढ़ना शुरू हुआ? 1952 में। काका कालेरकर आयोग की कमेटी कब बनी? 1952 में। इसकी रिपोर्ट कब आ गई? 1955 में। बाबा साहब ने एक चीज और भी कहा था कि ये संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वाले नियत साफ करके निष्ठा से लागू नहीं करेंगे तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मैं उसकी बात का मिसाल दे रहा हूं। पिछड़े समाज के लोगों जरा गौर करिए, 1952 में आपको आरक्षण देने के लिए काका कालेरकर आयोग की कमेटी बनी, 1955 में रिपोर्ट भी आ गई और संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी, लेकिन आपको आरक्षण नहीं दिया गया। एक बार 77 में दबी जुबान से बात भी जब उठी तो इस देश के प्रधानमंत्री ने मालूम क्या कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, इसके आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर 55 में रिपोर्ट आ गई और 77 में इस देश का हुकूमत करने वाला प्रधानमंत्री कह रहा है कि रिपोर्ट पुरानी हो गई, तो रिपोर्ट लागू जब नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश की हुकूमत करने वाले लोग। फिर 77 में एक नई कमेटी बनती है जिसका नाम मंडल कमीशन रखा जाता है और 78 में इसकी भी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी मंडल कमीशन भी लागू नहीं होता है। ये मेरे पिछड़े ओबीसी बैकवर्ड समाज के लोगों, आपका आरक्षण कब मिला? 90 में। और काका कालेरकर की रिपोर्ट कब आई थी? 55 में। 55 से 90 तक कितने साल हो गए?
35 साल, जरा गौर करिएगा, ये भाषण नहीं है। 35 सालों तक सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई, संविधान में व्यवस्था भी थी, लेकिन एक पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों, आपके साथ इस देश की हुकूमत करने वालों लोगों ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की कि 35 साल तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पाया। आपका आरक्षण कब लागू हुआ? 90 में। और लागू हुआ तो कैसे लागू हुआ? पीछे मेरे भाई बहस मत करो, कौन लोग पीछे लड़ रहे हैं? उनको बुला के बैठाओ। धीर सिंह साथियों, 90 में लागू हुआ तो कैसे लागू हुआ? 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक जीत करके आए, सांसद 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। जब तीनों सांसद जीत करके आए तो माननीय कांसी राम साहब ने मान्या बहन जी से कहा कि बहन जी, अब आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक मंडल कमीशन लागू करा करके पिछड़ों को आरक्षण मिल नहीं जाता। और माननीय कांसी राम साहब वोट क्लब बोर्ड पर एक बहुत बड़ी रैली आंदोलन शुरू किए और पूरे बहुजन समाज के लोगों को माननीय साहब ने कहा पूरे देश में आंदोलन करो, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, ब्लॉक मुख्यालय हो। और सब लोग आंदोलन शुरू किए और नारा क्या लगाए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मेरे साथियों, जब इस तरह का आंदोलन चला तो उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी थे और उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी ने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि माननीय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार कि आप तो पैदा हुए शेड्यूल कास्ट समाज में, लेकिन इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हो पिछड़ों के लिए। तो माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है और उस संविधान में व्यवस्था दे करके गए हैं। इसके बाद भी इस देश की हुकूमत करने वालों लोगों ने 35 साल बीत गया, उनका आरक्षण नहीं दिया। इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और यही पार्टी माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी इस आरक्षण को लागू कराना चाहते हैं। ये मेरे साथियों, तब चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि माननीय साहब, आप तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तब माननीय साहब ने कहा, चौधरी साहब, आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो ना, आप भी इस लड़ाई में मेरे साथ आ जाओ। तब जाकर के चौधरी देवीलाल जी ने माननीय कांसी राम साहब से दिल्ली के कुछ दूर पर पानीपत है, जहां पर मिलने के लिए टाइम रखा गया। वहां जब माननीय साहब ने मिल करके चौधरी देवीलाल जी को समझाया तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा, माननीय साहब, अभी मैं दिल्ली पहुंच करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जब ये चीज बीपी सिंह को मालूम हुआ तो बीपी सिंह ने माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी से बात किए और कहे कि जो भी शर्त आपकी हो हम मानने को तैयार हैं। तो माननीय साहब ने कहा कि ठीक है, बैठ के बात हो जाती है। और जब ये चीज भाजपा के लोगों को पता लगी, क्योंकि उस वक्त जो बीपी सिंह की सरकार थी, उस सरकार को भाजपा के भी सांसदों का समर्थन था। और जैसे ये मालूम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांसी राम के साहब के मान्या बहन जी के दबाव में बीपी सिंह जी पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू कराने जा रहे हैं, तो यही भाजपा के लोगों ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? कि पिछड़ों को आरक्षण क्यों देने जा रहे हो। और आज यही पिछड़ा नासमझी में उसी भाजपा को अपनी पार्टी मान करके बैठ गया। भाजपा के लोगों ने समर्थन वापस ले लिया, आंदोलन भी शुरू किया कि पिछड़ों का मंडल कमीशन ना लागू हो। और बीपी सिंह जी ने भी तब कहा माननीय साहब से, मान्या बहन जी से, कि बहन जी, जिस भी विभाग का कहो, बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्री का पद हम आपको दे दें केंद्र में, लेकिन ये मंडल कमीशन लागू कराना छोड़ दो। धन्य मान्या बहन जी ने कहा
कि मुझे किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं बनना है, मुझे ये जो 52% वोट है जिनके बल पर इस देश के लोग हुकूमत करते हैं, उनको आरक्षण 35 साल हो गया रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं मिला, मैं उनको आरक्षण देना चाहती हूं। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि जिनके संविधान के बल पर इस देश के लोग हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष को अभी तक इस देश के लोगों ने, भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और दूसरी मांग है इन पिछड़ों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके इनको आरक्षण दे दो, हमें नहीं चाहिए केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद। मेरे साथियों, तब जाकर के पिछड़ों आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके आरक्षण मिला, तब बैकवर्ड समाज के लोगों में भी जिला पंचायत सदस्य, डीडीसी, बीडीसी, प्रमुख पंचायत, वार्ड सभासद, मेयर, नगर निगम पंचायत के लोग बनने लगे। वरना जैसे आप 90 तक नहीं बने, ऐसे आज भी आप बैठे रहते, कोई आपको पूछने वाला नहीं। अगर ये हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत हुआ। आज फिर एक खेल हुआ। अभी नगर पंचायत, नगर पालिका का आरक्षण में भाजपा ने बहुत बड़ा खेल किया, बहुत बड़ी बेईमानी किया। मेरे साथियों, अगर ईमानदारी से भाजपा के लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर, वार्ड, पार्षद, सभासद का अगर ईमानदारी से आरक्षण लागू कर दिया होता तो क्या किसी को कोर्ट जाना पड़ता? और कोई अगर कोर्ट ना जाता तो कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता, और कोर्ट का निर्णय ना आता और इन भाजपा के लोगों को ये फर्जी नाटक नहीं करना पड़ता। क्या कि हम कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, तब पिछड़ों आपको आरक्षण देंगे। अरे मेरे भाजपा के लोगों, अगर आप पहले ही सही रूप में आरक्षण दे दिए होते तो इतना समय नहीं बीतता। लेकिन ये मेरे साथियों, आज भी जो कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट दिया है, कमेटी ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अभी 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें भी भाजपा ने पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया था, SC ST के साथ घोटाला किया था। उसको भी अभी आपने पेपर में देखा होगा, हाई कोर्ट ने कहा कि भाजपा ने इसमें बहुत बड़ा खेल किया था। लेकिन आज आरक्षण को लेकर के एक पार्टी है जो अपने आप को बैकवर्ड वाली पार्टी बताती है, समाजवादी। ये लोग क्या कहे कि अगर भाजपा के लोग आप आरक्षण सही लागू नहीं करोगे तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। अरे भाई, तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। तुम पहले क्या किए हो इसको जनता जानती है। आप जरा मेरी बातों का जवाब दीजिएगा कि जो माननीय बहन जी ने आपको दिया था, आरक्षण दिया था, उसको सपा ने छीनने का काम कैसे किया है? आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? बैकलॉग की भर्ती की रोक किसने लगवाया? माननीय बहन जी ने शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को बेरोजगार देख करके ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, और इस आरक्षण को किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। और तमाम ऐसे अधिकारी थे जो तहसीलदार से SDM, DYSP से SP बन गए थे ना, इनको फिर डिमोशन करा करके उसी तहसील में, उसी जिले में अपमानित करने का काम किसने किया? समाजवादी ने। तो ये कौन सी आज की लड़ाई लड़ेंगे? अरे जो माननीय बहन जी ने दिया था उसको भी खत्म कर दिया। और तमाम हमारे SC समाज के लोग भी विधायक मंत्री बन के वहां बैठे थे, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग भी, वो भी खड़े होकर के उनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की कि माननीय अखिलेश यादव जी, मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन जितना बहन जी ने दिया है इसको मत लीजिए। किसी विधायक मंत्री ने बोलने का काम किया? हे मेरे साथियों, इतने ही नहीं, समाजवादी के लोगों ने, मान्या बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से
पार्क बनाया, उद्यान बनाया, स्मारक बनाया, और जो इस प्रदेश में बड़े बड़े जिले थे उसमें छोटे छोटे जिले बना करके विकास करने का काम किया। बहन जी ने जो जिले बनाए, छत्रपति साहू जी महाराज, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, भीम नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर, पंचशील नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, कितने महापुरुषों के नाम से मान्या बहन जी ने जिला बना करके अपने महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया। लेकिन इन महापुरुषों को भी समाजवादी के लोगों ने नहीं बख्शा। जिन महापुरुषों के नाम से मान्या बहन जी ने जिला बना करके सम्मान देने का काम किया, इन्हीं समाजवादी के लोगों ने उन महापुरुषों के तमाम जिलों का नाम बदल करके अपमानित करने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी। हमने देखा कि सपा के लोग भी खूब माला पहनाने आए थे मंदिरों पर, लेकिन यही सपा के लोग संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी के जिले का नाम भी बदलने का काम किया कि नहीं? आज तमाम लोग कहते हैं, हमारे दल को जो छोड़ करके जाने वाले लोग हैं, कि समाजवादी के लोग बाबा साहब का, मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे जिस दल के लोगों ने मानव साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं बर्दाश्त कर पाए, उस जिले का नाम बदल करके फिर से कासगंज कर दिया। जिस दल के लोगों ने माननीय कांशीराम साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे। जरा समझिए मेरी बात। वो बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। तमाम हमारे समाज के भी लोगों ने, पिछड़े और एससी समाज में तमाम लोगों ने दल बनाया है, और वो क्या कहते हैं, फोटो तो माननीय साहब की लगाएंगे और कहेंगे भी कि हम माननीय साहब के मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन ये मेरे साथियों जरा गौर करिएगा कि माननीय साहब की फोटो तो लगाएंगे और माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात करेंगे, और उधर जिन्होंने माननीय साहब का अपमान करके जिला खत्म किया, जिन्होंने माननीय साहब का अपमान किया, ज्योतिबा फूले का अपमान किया, छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान किया, जिन्होंने जिस समाज की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, इस समाज के लोगों का आरक्षण छीना, ऐसे दलों के पास जाकर के लोग गठबंधन करने की बात करते हैं, और गठबंधन नहीं होता तो बैठकर रोते हैं, बैठकर रोते हैं। जरा उन लोगों से सवाल करिएगा कि दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे, और एक तरफ माननीय कांशीराम साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी को मिटाने की साजिश करते हो। एक तरफ माननीय कांशीराम साहब द्वारा मान्य बहन जी को, जिनको वारिस बना करके गए, उनका विरोध करोगे। ये दोनों तो नहीं हो सकता ना, कि एक तरफ माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात करोगे, एक तरफ माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश करोगे। माननीय साहब द्वारा इस बहुजन समाज का वारिस, जिनको मान्य बहन जी को बना के गए, उनके साथ राजनीति में साजिश करोगे। ये दोनों तो नहीं हो सकता। ये मेरे साथियों, समय ज्यादा हो रहा, दूसरी मीटिंग भी है। एक पॉइंट पर और मेरी बात सुन लीजिएगा। 2022 में बहुत बड़ी साजिश हुई है। जो 2022 में हमारे एक विधायक हुए ना, एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। उस साजिश को समझिएगा साथियों। ये भाजपा के लोग जब चुनाव में आए थे, इन्होंने कहा था कि इस देश में महंगाई है, इसको हम खत्म करेंगे। क्या किसी भी वस्तु की कीमत कम हुई है? किसी भी वस्तु की कीमत कम नहीं हुई, लेकिन 2, 3, 4 गुना बढ़ जरूर गई है। चाहे आप डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, बिजली का बिल देख लो, खाद का दाम देख लो, बिजली का दाम देख लो, यानी हर वस्तु महंगी हुई है। भाजपा के लोगों ने क्या वादा किया था? महंगाई कम करेंगे,
बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, लोगों को खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। मिला कुछ इसमें से? जो वादा करके गए वो तो नहीं मिला, बाकी दूसरी अनाप शनाप चीजें क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं। आज इस देश की आम जनता परेशान है, नौजवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया। क्या डराया गया? कि बीजेपी को नहीं आना चाहिए। एक तरफ कहा गया बीजेपी को नहीं आना चाहिए और दूसरी तरफ लड़ाई थी समाजवादी और बीजेपी की, लड़ाई थी बीएसपी और भाजपा की, लेकिन गलत तरीके से दिखा दिया गया बीजेपी और समाजवादी की। गलत क्यों दिखाया गया मैं आपसे बात करता हूं। आप ईमानदारी से बताओ कि बीएसपी के कितने सांसद हैं? बोलिए। 10 और समाजवादी के अब 3 बचे, 5 थे ना। अब आप बताइए कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी कि 5 और 3 वाली? तो फिर भाजपा के प्रचार तंत्र ने इस समाजवादी को लड़ाई में क्यों दिखाया जिसके पास मात्र 3 और 5 सांसद थे? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, इसको डमी बताया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। जिस बीएसपी का एससी एसटी खाली 26%, इस बीएसपी को डमी बताया गया और जिस दल के पास कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में दिखाया गया। जिस बीएसपी के पास 10 सांसद, इसको डमी बताया गया और जिसके पास 5 और 3 सांसद उसको लड़ाई में दिखाया गया। ये गलत दिखाया गया कि नहीं? ये साजिश हुई आपके साथ कि नहीं हुई? तो इस साजिश और षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और भाजपा के लोग ने ऐसा किया क्यों? भाजपा के लोग जानते थे कि अगर बीएसपी को लड़ाई में दिखा दिया गया तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। इसीलिए उन्होंने किसको दिखाया? समाजवादी को। क्योंकि अगर भाजपा को हराने के लिए हमारा मुस्लिम भाई, अगर हमारा मुस्लिम भाई पूरा भी वोट सपा को दे दे तो 20% मुस्लिम भाई और 7-8% सपा का। 20-8 कितना हुआ? 28 और 2-3% माहौल का। जो तमाम लोग मौसम वैज्ञानिक बने थे कि सपा की सरकार बन रही, मलाई खाने को मिलेगा, बसपा को छोड़ छोड़कर भाग कर पहुंच गए वहां, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। तो 20-8, 28 और 2-3% माहौल का। 29, 30, 31 पॉइंट कुछ आते आते समाजवादी की साइकिल खड़ी हो गई। यही तो हुआ। लेकिन अगर बीएसपी को लड़ाई में दिखा दिया गया होता तो ये जान लो मेरे भाई, 26% एससी एसटी और 20% हमारा मुस्लिम भाई, 26-20 46 और जो 52% बैकवर्ड था, इसने जब देखा कि बसपा को तो डमी दिखा दिया गया और सपा लड़ाई में, लेकिन अगर सपा आ गई तो पूरे बैकवर्डों का हिस्सा अकेले एक ही परिवार को खिला देगी। तो बैकवर्ड के लोग क्या किए? बिना मांगे वो चले गए कहां? भाजपा में। लेकिन ये मेरे साथियों, ये भाजपा की चाल थी, षड्यंत्र थी, साजिश थी। उन्होंने अपने प्रचार तंत्र के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के प्रचार किया और हम अपने विवेक का काम नहीं किए। हम अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिए। हम तो निराश हो गए, मनोबल गिरा दिए, हौसला अपना गिरा दिए। नहीं तो अगर 26% एससी एसटी, 20 हमारा मुस्लिम भाई, 46 और अगर 52% बैकवर्ड में हम पूरा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर 25-30% ही आ जाए, अब पिछड़ा खाली, तो 46-30 76 और 2-3-4% हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर 2-4% भी वो दे दिया
तो 76-4 80 और 2-4-5% माहौल का, हम हो जाएंगे 84-85। और अगर 50% भी वोट पड़ा तो कितना हो जाता? 42-43 हो जाता कि नहीं? अगर आपका 42-43% वोट हो जाता तो मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई कि भाजपा का 80% सीटों पर खाता नहीं खुलता, जमानत नहीं बचती 80% सीटों पर उनकी। और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, इस पे अफसोस मत करो। 2007 में यही हुआ था, जरा पीछे चलिए, गौर करिए उस बात पर। 2007 में जब हमारा मुस्लिम भाई, पिछड़ा भाई, SC ST कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब इकट्ठा हुए, एक भाईचारा बना, तो उत्तर प्रदेश इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आ गई और माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बन गई थी कि नहीं? अब चलिए दूसरी तरफ कि जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बन गई, तो मैंने अभी कहा ना कि भाजपा का 80% सीटों पर जमानत नहीं बचती। 7 में क्या हुआ था? 2007 में भी और 12 में भी, क्योंकि 7 से 12 तक बसपा की सरकार थी, और जब 7 से 12 तक BSP की सरकार थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो भाजपा को 7 में भी और 12 में भी 80-90% सीटों पर 2000, 4000, 6000 से ज्यादा वोट नहीं मिला था। ये पता कर लीजिएगा, ये भाषण नहीं हो रहा, यही स्थिति उनकी थी। लेकिन ये मेरे भाजपाइयों, ये ना भाजपा के लोग, ये ना भाजपा के प्रचार तंत्र के लोग, ये मेरे साथियों, कभी चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। हुई कई चर्चा, लेकिन आज BSP का वोट आज भी 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 80, 90, 99,000 तक हमें वोट मिला है। इसके बाद भी लोग क्या चर्चा करते हैं कि BSP तो आपकी खत्म हो गई, BSP तो है ही नहीं, BSP लड़ाई में नहीं। मेरे साथियों, BSP के साथ षड्यंत्र हो सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन BSP को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि BSP बाबा साहब का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की सोच और विचारधारा है, और माननीय बहन जी का संघर्ष है। ये मेरे साथियों जरा गौर करिएगा, आज पूरे देश के लोग भाजपा से ऊब चुके हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, हर तरह से लोग ऊब गए हैं। और आज पूरे देश को अगर विकल्प के रूप में कोई दिखाई पड़ रहा है तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है माननीय बहन जी। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि BSP ही इस देश में है, BSP ही इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 25-26% का बेस वोट है। और इसी के साथ अगर हमारा OBC मुस्लिम भाई और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय अगर जुड़ा, तभी इन भाजपा के लोगों को हटाया जा सकता है। ये आम जनता देश की जान रही है। मैं विश्वनाथ पाल, मान्या बहन जी ने एक कार्यकर्ता को जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का काम मान्या बहन जी ने किया है, लगभग 20 दिसंबर था, और 21-22 छोड़ करके 23 तारीख से मैं निकला हूं। पहले पूरे प्रदेश में मंडल वाइज मेरा कार्यक्रम हुआ, फिर सेक्टरों की मीटिंग में जा रहा हूं। जो मुझे पूरे प्रदेश में देखने को मिला, जो रुझान आ रहा है, ये पूरी तरह आ रहा है कि मुस्लिम भाई भी आज बड़ी समझदारी से बात कर रहा है कि मुझे भाजपा को हराना है तो बिना BSP के साथ जुड़े ये संभव नहीं है। बैकवर्ड भी ये बात कर रहा है कि अगर हमको इस देश का संविधान बचाना है और इस देश में बाबा साहब का अगर संविधान लागू कराना है तो BSP के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अक्सर आप तस्वीर देखते हो बाबा साहब,
एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा कर लो। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया है आपको बड़ी मेहनत से। अगर इस वोट का उपयोग करके आप इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेते हो, तभी मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में पूरी तरह लागू हो पाएगा, वरना नहीं। और हमें आपको इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि हम बताते तो हैं कि मेरा वोट बहुत है, लेकिन आज मेरे भाइयों 75-76 साल इस देश की आजादी को बीत गया, आज तक उस कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए जहां बाबा साहब कहते कहते इस दुनिया से चले गए। माननीय साहब को भी इस देश के लोग राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे कि बना दे राष्ट्रपति, खत्म हो जाए बीएसपी, लेकिन माननीय साहब ने कहा कि ये पार्टी हमने राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं बनाई है, ये पार्टी हमने बनाई है इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए, ताकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हम पूरी तरह लागू कर पाए। ये मेरे साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चाहे पदाधिकारी हो या ना हो, पदाधिकारी हो या ना हो, लेकिन बाबा साहब के मिशन के बारे में अगर आपको ज्ञान है, अगर आप बाबा साहब का मिशन पूरा करना चाहते हो, माननीय साहब की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो, आज बहन जी के साथ संघर्ष करके अगर इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना चाहते हो, तो शुरू कर दो काम करना मेरे भाई। किसी पदाधिकारी का इंतजार मत करो। पदाधिकारी तो बीएसपी में गिनती के होते हैं, वो तो रात दिन कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको बिना पद के भी रात दिन काम शुरू करना पड़ेगा, तभी बाबा साहब का, माननीय साहब का सपना हम पूरा कर पाएंगे। और चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का हो, पार्षद का हो, सभासद का हो, ये मेरे भाइयों, आपके अगल बगल जो एरिया पड़ता हो, एक ही वार्ड पे जुट जाओ, एक ही महानगर में जुट जाओ, एक ही जिले की जिम्मेदारी ले लो, जो आपकी क्षमता हो, एक ही वार्ड जिता दो, बड़ी बात होगी। साथियों, अगर इस नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, मेयर, पार्षद, सभासद में आप उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के रूप में आ गए, तो निश्चित जान लो कि आने वाली लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीएसपी बड़े दल के रूप में आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप एक बात और जानते हो कि जो प्रधानमंत्री का कुर्सी का रास्ता है वो यूपी से ही होकर के जाता है। ज्यादातर प्रधानमंत्रियों की अगर हिस्ट्री निकालोगे तो ये पता लगेगी कि वो यूपी से जीत करके गए हैं। इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज माननीय सम्माननीय जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी राजनीति तो गुजरात में करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का नंबर आया, ये भी उत्तर प्रदेश के आपके आके बनारस से जीत करके गए। और माननीय बहन जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, राष्ट्रीय नेता है बहन जी, लेकिन रहने वाली तो उत्तर प्रदेश की है, आपके तो घर की है। मेरे सम्मानित साथियों, हम लोगों को पूरी ताकत से जुटना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में हम आ गए, तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी समाजवादी के लोगों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सीतापुर में एक भाषण दिया था उन्होंने कि बीएसपी का टिकट तो भाजपा कार्यालय से तय होता है, लेकिन मेरे साथियों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बीएसपी का टिकट तो भाजपा कार्यालय से नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी नीति आरएसएस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय से तय होती है। इसके लिए हम आपको एक आध दो पॉइंट बताएंगे। अभी आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चचेरे भाई माननीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे। क्या एक दिन भी माननीय अखिलेश यादव वहां प्रचार करने गए? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? एक कारण है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी ने रोक रखा था। वहीं पर रामपुर, जहां से आजम खान जी का सम्मान फंस जाता है, समाजवादी के लिए एक संजीवनी के रूप में आजम खान जी काम करते हैं,
लेकिन अगर उनकी एक सीट पर आजम खान जी का सम्मान फंस जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां भी प्रचार करने नहीं जाते। लेकिन अगर मैनपुरी में चुनाव होता है जहां उनकी पत्नी लड़ती हैं तो वहां समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात दिन गली गली जाकर के मीटिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं। और भाजपा का कैंडिडेट कौन होता है मैनपुरी में? भाजपा का कैंडिडेट भी समाजवादी के ही कुनबे से निकाल करके भेजा जाता है, वही भाजपा का कैंडिडेट बनता है। तो भाजपा और बीजेपी की मिली भगत है कि नहीं है? ये मेरे साथियों, ये नूरा कुश्ती दोनों लड़ रहे हैं, भाजपा सपा के लोग। इनकी कुश्ती अगर आप सभी मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग अगर एक भाईचारा इकट्ठा होकर के 2007 की तरह इकट्ठा हो गए तो निश्चित है कि ये दोनों दल डमी हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। साथियों, अभी एक मीटिंग और है, अभी तमाम बातें मेरी रह गई हैं, लेकिन मैं फिर जब आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। आप सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी दुरुस्त करो, और दूसरी मीटिंग ना होती तो अभी थोड़ा और समय आपका लेते। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है, इन बातों पर मनन करो और सारे लोग एकजुट होकर के समाज को जोड़ करके एक ताकत के साथ आओ। निश्चित है बाबा साहब मानव साहब की मंशा पूरी होगी और इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आएगी। जय भीम, जय भारत।